हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी के तीसरे अध्याय को, जिसका नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु, जैसे मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में हमने बेसिक चीजें पढ़ी, धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, भौतिक गुणधर्म उनके क्या होते हैं, और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमें खनिजों से जो धातु प्राप्त होती है, हमें खनिजों से देके शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए उस धातु को किन किन प्रक्रमों से गुजारना पड़ता है, अर्थात कि शुद्ध धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी प्रक्रमों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं और मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हमेशा की तरह एक आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका सजेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, यानी कि सारी जो धातु हैं वो कहां से प्राप्त होती है? पृथ्वी की भूपर्पटी है, भूपर्पटी से, यानी कि जमीन के अंदर से सबको खोद के निकाला जाता है। और उन सभी पदार्थों को, यानी कि उन सभी तत्वों और यौगिकों जिनको खोद के निकाला जाता है, उन सभी को हम लोग खनिज कहते हैं। तो खनिज किसको कहते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। और अगली हमारी परिभाषा आती है अयस्कों की। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वे खनिज जिसमें कोई धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को हम लोग अयस्क कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा है, दोनों परिभाषाएं आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसी सारी वस्तुएं जिनको पृथ्वी या भूपर्पटी से खोद के निकाला जा सकता है, उन सभी वस्तुओं को हम लोग खनिज कहेंगे। और ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, यानी कि जिसके अंदर धातु पाई जाती है और उस धातु को निकालना लाभकारी हो सकता है, ऐसे खनिजों को हम लोग अयस्क कहेंगे। अब ये हमारे को जब कोई अयस्क मिला है जमीन से खोद के, यानी कि उसके अंदर धातु है, तो उस अयस्क से हम जो है शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे? तो इस अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए हम उसको तीन प्रक्रमों से गुजारते हैं, यानी कि तीन चरण है उसके। पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा है फिर धातुओं का निष्कर्षण, और तीसरा होता है धातुओं का परिष्करण। और इन तीन चरणों को क्रमबद्ध हमारे को जो है कंटिन्यू करने के बाद हमें क्या प्राप्त होती है? शुद्ध धातु प्राप्त होती है। आज हम लोग इन तीनों प्रक्रमों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहला प्रक्रम तो बिल्कुल आसान सा है, आप यहीं से देख लें। ये दोस्तों ये टेबल है, इसको मैं आपको जो है बाद में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको समझ में आने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन एकदम ये पूरा वीडियो होने के बाद, यानी कि ये सारी चीजें समझने के बाद, ये टेबल आपको बड़ी आसान लगने लगेगी। सबसे पहला स्टेप है हमारा अयस्कों का समृद्धिकरण। इसमें क्या होता है? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। यानी कि मिट्टी होती है, रेत होती है, बहुत सारी चीजें जो खनिजों के साथ चिपकी हुई होती है, अयस्कों के साथ चिपकी हुई होती है। सबसे पहले इनको अलग किया जाता है, यानी कि इनको धो देते हैं हम लोग, या इनको छान देते हैं। या फिर ये देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन का उदाहरण दे रखा है, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण, जिसके अंदर से आपको यहां से बुरादा डालोगे तो रेत अलग चली जाएगी और चुंबकीय चीज जो है वो जो भी है वो अलग हो जाएगी। यानी कि इन सभी विधियों के द्वारा इन गैंग को हटाया जाता है। तो गैंग को हटाना ही क्या कहलाता है? अयस्कों का समृद्धिकरण। और क्वेश्चन पूछ ले आपको कि गैंग क्या होता है, तो पृथ्वी से जो खनिज प्राप्त होते हैं उसके अंदर रेत, मिट्टी जैसी कई अशुद्धियां होती है, और इन अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। फिर हमारा दूसरा स्टेप आता है धातुओं का निष्कर्षण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे थोड़ा मुश्किल भी लगता है। मुश्किल है नहीं वैसे, और मैं समझाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए पहले हमें यह पता है कि सक्रियता श्रेणी में हमने ये पढ़ा है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, कना का, मग, अलजन, फिर पागल है, क्योंकि, हगरी, अगरी, अनावश्यक। ये हमारी क्रियाशीलता की धातु है अलग अलग। यानी कि जो शुरुआत की है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, फिर ये बीच की जो होती है ये मीडियम क्रियाशील होती है, और सबसे लास्ट वाली जो होती है ये बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं होती। तो इन तीनों प्रकार की धातुओं को निकालने के लिए हमें अलग अलग प्रक्रम यूज करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो सबसे सक्रियता श्रेणी में सबसे जो नीचे धातुएं आती है, यानी कि ये
मरकरी, चांदी और सोना जो सबसे नीचे आती है, इनको कैसे शुद्ध किया जाता है। तो ये जो सोना और चांदी है, ये तो हमें शुद्ध अवस्था में ही प्राप्त होते हैं, इनको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। बात करें मरकरी की, तो मरकरी का यहाँ प्रक्रम लिख रखा है जो आपको एकदम अच्छे से याद करना है। जो मरकरी होती है, मरकरी यानी कि Hg पारा, ये जो हमें खनिज अवस्था में मिलता है, ये हमेशा जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है। यानी कि सल्फाइड को हटाना पड़ता है, तभी तो हमें जाके ये Hg प्राप्त होगा। तो सल्फाइड हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मरकरी के अयस्क को आप ध्यान रखेंगे, मरकरी के अयस्क को सिनेबार कहते हैं। जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये, इसको हम लोग सिनेबार कहते हैं। सिनेबार से मरकरी, सिनेबार जो है मरकरी का अयस्क है। दहन करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है, यानी कि मरकरी और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाते हैं। सुने आप वापस, सबसे पहले ये जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि सिनेबार के रूप में होता है। आप गर्म करोगे यानी कि इससे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाओगे तो ये सल्फाइड अलग हो जाएगा और HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। लेकिन आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी तो नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको शुद्ध धातु चाहिए यानी कि मरकरी चाहिए। तो यानी कि इसको और गर्म करो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और गर्म करोगे तो मरकरी अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हमारे को क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। सबके साथ ये प्रक्रम नहीं होता, ये सब मरकरी के साथ होता है। सोना चांदी तो हमें पहले से ही शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, मरकरी हमें सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है, जिसे हम लोग दहन करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो पहले वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज होता है और अधिक गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वापस अलग होके हमें शुद्ध मरकरी की धातु प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी कि बीच की अल, जन, फेर, पागल, ये जो है एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, इन सीसा, इन सभी धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल भी यही लगता है, प्रकृति में ये प्राय दो प्रकार के अयस्कों के रूप में, या तो सल्फाइड के रूप में मिलेगा अपने को या हमें ये कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः कार्बोनेट व सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। सुने वापस, अपन लोग जिंक की बात कर लें, ये जो है हमेशा दो अयस्कों में प्राप्त मिलेगा अपने को, या तो अपने को जिंक सल्फाइड मिलेगा या हमें मिलेगा जिंक कार्बोनेट। कभी भी जिंक हमें अपने को एक्स्ट्रा शुद्ध तो मिलता ही नहीं है, शुद्ध तो हमें करना पड़ता है। तो बीच वाली धातुएं या तो हमें सल्फाइड के रूप में मिलती है या हमें कार्बोनेट के रूप में मिलती है। लेकिन हम सल्फाइड और कार्बोनेट से जो है शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, इनके ऑक्साइड से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ऑक्साइड से प्राप्त करना है तो यानी कि इनको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दो तो इनके ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दो यानी कि इनको गर्म कर दो। सही, बिल्कुल सही बात है। इनको अगर गर्म करेंगे तो ये जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ जाएगी और सल्फाइड क्या होगी, अलग हो जाएगी, यानी कि जिंक ऑक्साइड बनेगा, ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और इस जिंक कार्बोनेट जो है इसी को भी आप अगर गर्म करोगे तो भी जो है आप क्या होगा, जिंक ऑक्साइड आपको प्राप्त होगी। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा क्या है, ये बात ध्यान रखनी है कि जिंक कार्बोनेट में ऑक्सीजन की अपने को आवश्यकता है ही नहीं। वापस सुने आप इसको ध्यान से, जिंक सल्फाइड में मिलेगा या जिंक कार्बोनेट का, लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे को क्या चाहिए ऑक्साइड में, तो हमारे को ZnO में कन्वर्ट करना है। लेकिन दोनों को ZnO में कन्वर्ट यानी कि जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दोनों की अलग अलग विधियां होती है। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, ये भस्म जरूर याद रखें। भ से भर्जन, स से सल्फाइड, यानी कि भर्जन जो होता है एक विधि होती है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। सीमित वायु या इनकी वायु की आवश्यकता है ही नहीं, है तो थोड़ी बहुत हो तो ठीक है, लेकिन हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही नहीं। बिना ऑक्सीजन के हम जो है कार्बोनेट अयस्क को गर्म करेंगे तो कार्बोनेट अलग हो जाएगा और हमारे को जो है शुद्ध धातु या फिर ऑक्सीजन वाली धातु प्राप्त हो जाएगी, यानी कि धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखें, ये ट्रिक से हमें क्या पता चलेगा, भस्म यानी कि जो सल्फाइड अयस्क होता है वो भर्जन से अलग होगा
तो दूसरा हमारा जो कार्बोनेट आयस्क होगा वो किस विधि से अलग किया जाता है? निस्तापन। अलग से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं दोस्तों कि निस्तापन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो आप क्या लिखोगे कि धातु के कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में या बिना वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उसके धातु के ऑक्साइड में बदला जा सकता है। इस विधि को हम लोग निस्तापन कहते हैं। और भर्जन के लिए भी यही परिभाषा है। धातु के सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ये धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम लोग भर्जन कहते हैं। तो ये सल्फाइड अयस्क है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो ZnO और Sa2 प्राप्त होगा। और जिंक कार्बोनेट है, इसको आप गर्म करोगे, यहाँ ऑक्सीजन की अपने को जरूरत है ही नहीं, तो जिंक ऑक्साइड और हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ, यानी कि हमें तो अभी ऑक्साइड मिला है, हमारे ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमारे को तो क्या चाहिए? हमें शुद्ध धातु चाहिए। तो अब ऑक्साइड से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे? वो बिल्कुल आसान है। ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, यानी कि ऑक्साइड अलग करना है। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ऐसा कोई भी लवण, ऐसा कोई भी यौगिक जिससे ऑक्सीजन हटता है, उसका क्या होता है? अपचयन होता है। तब हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके भर्जन या निस्तापन से जो वह धातु ऑक्साइड हमें मिले हैं, उन धातु ऑक्साइड से क्या ले सकते हैं? धातु प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाएगा तो जिंक धातु अपचयित हो जाएगी, यानी कि जिंक धातु से जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगी। यहाँ अभिक्रिया देख सकते हो। जिंक ऑक्साइड को जो है कार्बन के साथ गर्म करोगे तो जिंक अलग हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी और हमें क्या प्राप्त होगी? जिंक प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन के अलावा आप किसी और का भी यूज कर सकते हो, यानी कि इससे ज्यादा क्रियाशील ले सकते हो। जिंक से ज्यादा क्रियाशील किसी भी धातु का उपयोग कर सकते हो जो इसको कार्बन जो ऑक्सीजन है उसको अलग कर लेगा, यानी कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि अपचायक के रूप में यूज कर सकते हैं। एक बार आप इसको वापस सुन लें। जो बीच वाली धातु है, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी बीच वाली धातुओं के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? हमें किस में मिलती है? या तो सल्फाइड अयस्क में मिलेगी या कार्बोनेट अयस्क में मिलेगी। लेकिन ये दोनों ही अयस्क हमारे किसी काम के नहीं है, तो हमें ऑक्साइड वाला अयस्क चाहिए। ऑक्साइड में बदलने के लिए हमारे पास दो विधियां होती है, एक तो भर्जन और एक निस्तापन। भर्जन सल्फाइड अयस्कों से ऑक्साइड में बदलना भर्जन, और कार्बोनेट अयस्कों से ऑक्साइड में बदलने को हम लोग क्या कहेंगे? निस्तापन। और इन ऑक्साइड को फिर हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, यानी कि अपचयन करेंगे, और अपचयन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगी? धातु प्राप्त होगी या फिर मेटल प्राप्त होगी। धातु निष्कर्षण में विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा से भी होती है, यानी कि जो एक धातु जो अपचयन जो अभिक्रिया होती है धातु ऑक्साइड से वापस धातु को प्राप्त करना, ये बहुत ही ऊष्मक्षेपी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है। और इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि जो हमें धातुएं प्राप्त होती है वो कैसी होती है? गलित अवस्था में प्राप्त, यानी कि लिक्विड फेज में हमें धातुएं प्राप्त होती है। और इसी का फायदा उठाया जाता है, अभी इसी का यूज किया जाता है हमारी रेल की पटरियों को जोड़ने में। जैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। कैसे? जैसे आप लोगों ने क्या किया? आयरन का ऑक्साइड प्राप्त किया, यानी कि आयरन सल्फेट या फिर आयरन कार्बोनेट से आपने क्या प्राप्त कर लिया? आयरन ऑक्साइड। अब आयरन से अधिक क्रियाशील कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करवा दो तो आयरन से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? आयरन अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ चला जाएगा? एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा, और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। ये सेम अभिक्रिया मैंने वापस लिखी है। इसका फायदा क्या होगा? ये जो अलग से हमें को लोहा मिला है, ये हमें शुद्ध लोहा मिलेगा। ये अभिक्रिया के द्वारा ये जो लोहा मिलेगा ये हमें गलित अवस्था में मिलेगा। और ये गलित अवस्था में हम क्या करते हैं? ये अभिक्रिया कहाँ करवाते हैं? जहां पे पटरियों के जोड़ होते हैं वहां पे, ताकि पटरियां इतनी मजबूती से जुड़ जाती है लिक्विड के द्वारा, ताकि पटरियां जो है किसी भी आपदा से जो है वो टूटती नहीं है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों में दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने दो पढ़ा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली और बीच में आने वाली। सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का क्या? उनको कैसे अलग करेंगे? वो तो किसी से अभिक्रिया भी नहीं करती तो उनसे कोई किसी को अलग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी क्रियाशील होती है कि अपने साथ वाले लवण को छोड़ती नहीं है। उनको कैसे अलग करें? तो उनको अलग करने के लिए हमारे को एक अलग विधि अपनानी पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
विद्युत अपघटनी अपचयन। इन धातुओं की बंधुता यानी कि जो दोस्ती है वो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होगी। यानी कि आपको अगर सोडियम ऑक्साइड मिल गया तो ये ऑक्साइड, इस ऑक्साइड जो है ये कार्बन के साथ कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा पावर है सोडियम के पास, तो ये कार्बन के पास इतनी पावर नहीं है कि इससे ऑक्सीजन को हटा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन धातुओं को अलग करने के लिए विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है या फिर विद्युत अपघटनी अपचयन प्रक्रम यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड यानी कि जो क्लोराइड है, जैसे मान लो NaCl नमक है, तो नमक को आपने गला दिया यानी कि गलित अवस्था में ले लिया। गलित क्लोराइडों से विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित होती हैं और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। समझ लें आप, जैसे आपने यहाँ पे जो है ऐसे दो एनोड कैथोड लगा दी, इधर बैटरी लगा दी और यहां आपने इसके अंदर कौन सा डाल दिया, गलित अवस्था में नमक डाल दिया यानी कि NaCl डाल दिया। तो क्या होगा, नमक जो है Na+ में टूट जाएगा, क्लोरीन जो है वो Cl- में टूट जाएगा और Na+ जो है, जो प्लस है वो हमेशा किसके पास जाएगा, प्लस वाला तो माइनस वाले के पास जाएगा। यानी कि ये कैथोड है, कैथोड माइनस वाला होता है और ये एनोड है तो एनोड प्लस वाला होता है। तो सोडियम कैथोड के पास चला जाएगा और क्लोरीन एनोड के पास चला जाएगा। और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके यानी कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बना देगा, सोडियम धातु बना देगा और क्लोरीन जो है दो क्लोरीन मिलके और प्लस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन बना के ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी। क्लोरीन गैस कहां बनेगी, एनोड पर, और कैथोड पर क्या बनेगी, सोडियम धातु बन जाएगी। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटन के द्वारा उच्च क्रियाशील या सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। अब हमारा टॉपिक है धातुओं का परिष्करण। पहले हमने ये पढ़ लिया, पहले हमने देख लिया कि धातुओं का क्या होता है, इसका क्या होता है समृद्धिकरण, यानी कि उससे धातुओं से गैंग हटाई जाती है। और दूसरा क्या होता है, धातुओं का निष्कर्षण। समृद्धिकरण और निष्कर्षण, निष्कर्षण में हमने तीनों पढ़ी, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च क्रियाशील। इन सभी धातुओं को अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से निष्कर्षित किया जाता है उनको पढ़ा। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, परिष्करण कैसे करते हैं। सबसे पहले तो परिष्करण की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे को धातु तो मिल तो गई थी, यहां से निष्कर्षण से हमें धातु मिल तो जाती है, तो फिर हमें परिष्करण की आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त जो धातुएं होती है वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती। इसमें क्या होते हैं, अपद्रव्य होते हैं, यानी कि कुछ कचरा होता है जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने के लिए सबसे अधिक जो विधि है वो है धातु की विद्युत अपघटनी परिष्करण। यानी कि आपने जो निष्कर्षण के द्वारा जो धातु प्राप्त की वो धातु इतनी शुद्ध नहीं होती, हम लोग हर जगह यूज नहीं कर सकते। उससे भी शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग एक और विधि यूज करते हैं, वो होती है परिष्करण। और परिष्करण के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण जो विधि लेते हैं वो कौन सी है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है और एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझे, मैं आपको यहाँ से इमेज से समझाऊंगा, फिर सारी की सारी डिटेल यहाँ पे जो है पीछे लिखी हुई है। तो पहले हम लोग अगर जो है हमारे को जो है कॉपर प्राप्त करनी है, हमारे पास कॉपर धातु है जो हमने जो अपचयन के द्वारा प्राप्त की, उसको और शुद्ध करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रकार का एक सर्किट बनाएंगे, यानी कि एक परिपथ बनाएंगे जिसके अंदर एक एनोड लेंगे और एक कैथोड लेंगे। किसका बनाएंगे एनोड, ये अशुद्ध धातु का बनाएंगे, यानी कि जो हमारे को कॉपर मिली उसका बनाएंगे। और कैथोड किसका बनाएंगे, शुद्ध कॉपर का। यहां से आपको इमेज से पता चल रहा है एकदम प्योर कॉपर है, यहाँ शुद्ध कॉपर का कैथोड बनाएंगे, अशुद्ध कॉपर जो हमारे पास है उसका क्या बनाएंगे, एनोड। और बीच में ये विलियन डाल दिया। विलियन किसका डालेंगे, विलियन कोई और नहीं डालेंगे, विलीन ये कॉपर सल्फेट डाला हुआ, यानी कि इसी ही धातु का कोई ना कोई लवण होना चाहिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, ऐसा कुछ, तो उसी धातु का विलीन होना चाहिए। और एनोड और कैथोड भी उसी धातु के होने चाहिए, यानी कि एनोड जो होगा वो अशुद्ध धातु होगी और कैथोड जो होगा वो शुद्ध धातु होगी। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये अशुद्ध जो धातु है ये पिघलना शुरू हो जाएगी। क्या पिघलेगा, यानी कि इसका कचरा जो है वो सारा का सारा पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी मोटाई जैसी है धीरे धीरे मोटाई क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, कचरा पिघलना शुरू हो जाएगा।
कचरे दो प्रकार के होंगे, यानी कि जो अपद्रव होंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक तो वो होंगे जो घुल जाएंगे, तो कुछ तो इसके अंदर घुल जाएंगे, और जो नहीं घुलेंगे वो धीरे 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 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और इसके अंदर जो शुद्ध कॉपर धातु है वो कॉपर धातु अलग हो जाएगी, यानी कि कॉपर+2 अलग हो जाएगी। अलग हो जाएगी तो आपको पता है जो हमेशा प्लस वाला है वो तो माइनस की तरफ जाता है, यानी कि प्लस वाला हमेशा किसकी तरफ चला जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड जो होता है वो हमेशा माइनस का होता है। तो प्लस वाला हमेशा इधर इसकी तरफ जाएगा, यानी कि कॉपर जो है सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, कॉपर+2। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, एकदम शुद्ध जो है कॉपर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे कचरा आ गया जो घुलाई नहीं, उस कचरे को क्या कहेंगे, एनोड पंख कहते हैं। अब पूरा डिटेल से आप यहां से समझे। विद्युत अपघटन परीक्षण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं के परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किए जाते हैं। इस प्रक्रम में शुद्ध धातु को एनोड लिया जाता है, और अशुद्ध धातु को एनोड में लिया जाता है, और शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है। और धातु के लवण का प्रयोग किसमें किया जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में, यानी कि ये जो विलयन है इसका इलेक्ट्रोलाइट में रूप में यूज होता है, यानी कि जो ये पानी डाल रखा है ये कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। विद्युत प्रवाह करने के पश्चात एनोड में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, यानी कि शुद्ध धातु जो होती है यहां से पिघल के इसके अंदर घुल जाएगी, तथा उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर के ऊपर जाके निक्षेपित हो जाएगी, यानी कि इसके पास जाके चिपक जाएगी, क्योंकि ये प्लस होगी तो कैथोड के ऊपर जाके चिपक जाएगी। अविलेय अशुद्धियां, यानी कि इसके अंदर जितने भी ऐसी अशुद्धियां जो पानी के अंदर नहीं घुलती, वे अशुद्धियां क्या होगी, एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाएगी, जिन्हें क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। विलेय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती है, और अविलेय अशुद्धियां एनोड के तले दब जाती है, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। और इस परिष्करण के बाद हमें एकदम शुद्ध धातु प्राप्त होती है। यानी कि हमारे 3 प्रक्रम कौन कौन से, अयस्कों के समृद्धिकरण, फिर निष्कर्षण, फिर परिष्करण, इन तीनों के बाद हमें एकदम क्या प्राप्त होती है, एकदम शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी सारणी समझा देता हूं, जो मैंने कहा था मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा अयस्कों की। तो अयस्कों का साधारण, अयस्कों को जो है अलग किया जाता है। 3 प्रकार के अयस्क होते हैं, यानी कि 3 प्रकार की धातु होते हैं, उच्च अभिक्रियाशील, मीडियम और निम्न अभिक्रियाशील। निम्न अभिक्रियाशील जो है वो सल्फाइड अयस्कों में पाई जाती है, जैसे मान लो HGS यानी कि सिनेबार अयस्क पाया जाता है मरकरी का, और इसको जैसे ही गर्म किया यानी कि भर्जन किया यानी कि गर्म किया तो सीधा ही धातु मिल जाएगी। धातु को परिष्करण किया तो हमें एकदम प्योर धातु मिल जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के लिए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता, उनका विद्युत अपघटन किया और हमें सीधी क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त। दिक्कत आती है बीच वालों की। बीच वाले हमें एक तो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं, एक कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। सल्फाइड में मैंने बताया था कि आप एक ट्रिक याद रखोगे, भस्म या कि भस्म, भ से भर्जन, स से सल्फाइड। तो सल्फाइड अयस्क भर्जन के द्वारा अलग किया जाता है और कार्बोनेट निस्तापन के द्वारा अलग किया जाता है। इन दोनों के द्वारा हमें क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड मिलेगा। और धातु ऑक्साइड का अपचयन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन अलग करेंगे तो धातु मिलेगा, और धातु का फिर परिष्करण करेंगे तो हमें एकदम शुद्ध धातु प्राप्त होगी। ये बड़ी आसान सी सारणी थी जो मैंने आपको अभी समझा दी। अब हमारा है संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आके क्षय होना यानी कि कटना प्रारंभ कर दे, इसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण। संक्षारण को हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, अब आज और पढ़ रहे हैं। जब कोई भी ऐसी धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ, वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसके साथ, एसिड के साथ या किसी आर्द्रता के साथ, नमी के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया करके उसका नुकसान होना शुरू हो जाए, यानी कि उसका संक्षारण या क्षय होना प्रारंभ हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण दे रखा है पिछले चैप्टर के अंदर, मैंने आपको उदाहरण के साथ इमेज भी दिए थे, यह इमेज नहीं है। सिल्वर का संक्षारण यानी कि चांदी का संक्षारण कैसे होगा, चांदी को खुला छोड़ने पर चांदी जो होती है उसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो चांदी के गहने होते हैं वो 1-2 साल बाद आप देखोगे तो उसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, यानी काले पड़ जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसा सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और सिल्वर सल्फाइड की परत के कारण वो कैसी दिखती है, काली हो जाती है।
कॉपर का संक्षारण भी होता है। पिछली बार मैंने जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई थी आपको, जो एकदम भूरे रंग की बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में उसका रंग कैसा है, एकदम हरा रंग है। तो कॉपर जो है वायु के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और भूरे रंग की चमक जो है धीरे धीरे खो देता है और उसके ऊपर किसकी परत चढ़ जाती है, कॉपर कार्बोनेट की। और कॉपर कार्बोनेट की कैसे रंग की होती है, हरे रंग की। तो वर्तमान में आप कभी भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो फोटो देखोगे जो न्यूयॉर्क के अंदर है, वो कैसा है, हरे रंग का है। लोहे का संक्षारण, लोहे का तो आपने जंग देखा ही होगा, धीरे 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 लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ती है और लोहा धीरे धीरे जो क्या होता है, कटना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहा भूरे रंग की पदार्थ के ऊपर लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। अब इस संक्षारण को, इस नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है? तो कम करने के लिए हम लोग इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन के द्वारा, क्रोमियम लेपन के द्वारा, एनोडीकरण के द्वारा या फिर मिश्र धातु बनाकर संक्षारण को कम किया जा सकता है। और यहाँ पे एक शब्द है यशद लेपन। यशद का मतलब होता है जिंक, यानी कि जस्ता। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। और लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे और उनके ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। और एक हम ये काम करते हैं कि मिश्र धातु बनाकर धातु को जो है किसी भी धातु को संक्षारण से सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक उस धातु को बनाए रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी, विषमंगी। इसको हमने क्लास 9th के वीडियोस के अंदर आपको एकदम अच्छे से कवर किया था, आप उनमें जाके देख सकते हैं, ज्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। मिश्रण को तैयार करने के लिए जो है मूल जो धातु होती है उनको पहले गलाया जाता है, उसके बाद दोनों को एकदम जितने भी अनुपात में उस अनुपात में मिलाया जाता है, फिर क्या करता है, उनको ठंडा किया जाता है। यानी कि जैसे आपको तांबा और जस्ता मिलाना है तो तांबे और जस्ते को पहले पिघला दो, पिघला के उनका एक विलयन तैयार कर लो, उनको एक ऐसे रेशियो मिलाओ जैसे आपको पीतल प्राप्त करने। तांबे और जस्ते से तो हमें पीतल मिलता है ना, तो उनको पिघला के एक रेशियो में और फिर उसको ठंडा कर दो तो हमारे को क्या मिलेगा, पीतल मिलेगा। यदि मिश्र धातु में कोई एक ऐसी धातु जो पारद है यानी कि पारा है, ऐसी मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। बहुत बार परिभाषा पूछी जाती है कि अमलगम से आप क्या समझते हैं। ऐसी मिश्र धातु जिसमें कोई एक धातु अगर पारा है, उस मिश्र धातु को हम लोग क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम होती है और गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। और कुछ मिश्र धातुओं के हमारे यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं। जैसे एक छोटा सा में आप ट्रिक याद रखते हैं, जैसे पिताजी, यानी कि पी से पीतल, टी से तांबा और जी से जिंक यानी कि जस्ता। तो तांबे और जस्ते को मिलाने से हमें कौन सी धातु प्राप्त होती है, मिश्र धातु, पीतल। तांबे और टिन को मिलाने से हमें कांसा प्राप्त होता है यानी कि ब्रॉन्ज। शीशे और टिन को मिलाने से हमें मिश्र धातु सोल्डर प्राप्त होती है। ये जो है ये सोल्डर है। कभी मोबाइल वगैरह रिपेयर करवाने गए होंगे दुकान पे, वो जब कभी भी कोई एक वायर जोड़ता है तो पहले इसको पिघलाता है। इसका काम क्या है, जिसका इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग विद्युत तारों को वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यानी कि छोटी छोटी विद्युत तारें जो है उनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोल्डर का। सोल्डर मिश्र धातु है जो किससे बनती है, सीसा और टिन से बनती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हम जो है हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, धातु और अधातु को, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे पॉइंट एकदम अच्छे से समझाए जाए। और मैं आशा करता हूँ वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, पूरी की पूरे सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। और अगला टॉपिक हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।